ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें जो पंचायत राज अधिनियम है, ठीक है, उसके बारे में जानना होगा कि पंचायत जो राज अधिनियम है हमें उसकी नीड क्यों पड़ी, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न था कि जो है एक्ट लेके आना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या कहता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के जो सामाजिक न्याय है उसकी गारंटी दी गई है, ठीक है भाई। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई है। और समाज के अंदर न्याय कब होगा, जब प्रत्येक हर तबके का जो व्यक्ति है उसको समान अधिकार दिए जाएंगे, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी वगैरह जारी की जाती है या जो भी नियम वगैरह लागू किए जाते हैं, अगर उनका जो लाभ है, बेनिफिट है, वो सभी व्यक्तियों को मिलेगा, तभी तो सामाजिक न्याय होगा। ठीक, मतलब कि अगर जो भी व्यक्ति है भारत के अंदर, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक हो, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना उसकी जाति को लेके, ना उसके लिंग को लेके, ना उसके जन्म स्थान को लेके या उसके एजुकेशन को लेके, तो ऐसी परिस्थिति में तब हम ये कहेंगे कि हाँ भाई, इस व्यक्ति के साथ जो है सामाजिक न्याय हुआ है, मतलब समाज के अंदर इसके साथ जो है न्याय किया गया है और इसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अंदर जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण को जोड़ा गया है। तो ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, ये क्या है? ये भी तो एक सामाजिक न्याय है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या जो अपने एजुकेशन को लेके या अपने अदर जो उनकी फील्ड है उसको लेके, अगर वो इतने सक्षम नहीं है कि वो कोचिंग्स वगैरह ले सके या अदर फैसिलिटी जितनी प्रोवाइड हो सके जितने कि एक अच्छे समर्थ परिवार का जो बच्चा उसको मिल सके, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण को जो है संविधान का एक मतलब ढांचे के अंदर इसको जोड़ दिया। तो इसका क्या बेनिफिट है? तो ये है एक सामाजिक न्याय, मतलब समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो। जो कमजोर व्यक्ति है उसको ताकि समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, अन्य लोगों की तरह उसको भी जो है इक्वल राइट दिए जा सके। अब चूंकि हमारा टॉपिक है पंचायत राज अधिनियम, तो हम इस पे बात करते हैं कि ये जो पंचायत राज अधिनियम है इसके पीछे क्या उद्देश्य है। पंचायत राज अधिनियम जो लेके आए उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो आप देखोगे इसके अंदर कि जो पंचायत है वो एक गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर बनाई जाती है ना। और इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, ताकि वहीं के लोग, जो उस गांव के या उस क्षेत्र के लोग हैं, पंचायत क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हीं को ये अधिकार उपलब्ध कराया जाता है कि वो अपने यहाँ पर न्याय की व्यवस्था करें। अन्य कोई ऐसे साधन है जिनका उनको अभाव लगता है कि गांव के अंदर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, उन सबको जो है उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाई जाए, या लोगों के बीच में न्याय होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो विधि है, भारतीय विधि है, उसका क्या कंसेप्ट है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इसी आधार पर जो है पंचायत राज अधिनियम 1947 या अदर भी किसी भी स्टेट में, जैसे राजस्थान का पंचायत राज अधिनियम है, या हरियाणा में देखोगे तो हर स्टेट में पंचायत जो है अधिनियम को लागू किया गया है। और ये सेंट्रल लेवल पे ना होकर बल्कि स्टेट लेवल पे इसको जो है लागू किया जाता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, हर राज्य की अपनी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं और अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो उन्हीं के आधार पर हर राज्य को यह अधिकारिता है कि वो अपने यहाँ पे जो है पंचायत राज अधिनियम को लागू कर सकता है, और उसके अंदर कोई भी संशोधन वहाँ की आवश्यकता के आधार पर, उस राज्य की आवश्यकता के आधार पर समय समय पर कोई भी जो है संशोधन किया जा सकता है। और इसी का उदाहरण है आरक्षण, कि इसमें जो आरक्षण को डाला गया था वुमेन्स को लेके या SC ST को लेके, जो आरक्षण दिया गया था पद के अंदर कि प्रधान के पद के लिए या अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं या लोगों का जो वहाँ पे मतलब निचला जो तबका है उसके अंदर डेवलपमेंट की जो नीड है उसके बेस पर इसको जो है समय समय पर संशोधन भी इसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो देखो ये जो पंचायत है, पंचायत का जो कंसेप्ट आया या नगर पालिका का जो कंसेप्ट आया, क्या 73 से पहले 73 जो अमेंडमेंट की गई है भारतीय संविधान के अंदर, हमें पता है, सबको ही पता होगा ये तो, कि 73वां संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से इनको जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। 73वें संशोधन के द्वारा जो पंचायत है, या 74वां संशोधन था 74, उसके द्वारा पंचायत और नगर पालिका
इनको जो है संवैधानिक दर्जा जो है प्रदत्त कर दिया गया था। तो क्या उससे पहले भी पंचायतें थी भारत के अंदर? उससे पहले भी पंचायतें थी। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो उसमें डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 73वें संशोधन से पहले और 73वें संशोधन के पश्चात। तो देखो 73वां 73 जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले भी भारत के अंदर जो है पंचायत का कंसेप्ट था। और सबसे पहले जो है 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी पंचायत के रिगार्डिंग में कि पंचायतों को लेके क्या कंसेप्ट होना चाहिए और किस आधार पर इसका गठन करना चाहिए या इसके अंदर जो है किन किन व्यक्तियों को रखना चाहिए, उसकी भौगोलिक परिस्थितियों की जांच करने के लिए। तो उनकी राय के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत का गठन किया गया था और यहीं से शुरुआत हुई थी भारत के अंदर एक पंचायत संस्थान की। एक पंचायत जो है संस्था थी। पंचायत की जो पंचायत राज व्यवस्था जो थी उसका जो आधारशिला यहीं से रखी गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 73 में जो 73वां संशोधन हुआ था उसमें सबसे पहले पंचायतें भारत में नहीं आई थी। पंचायतों का कंसेप्ट तो हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है, मुगल काल में भी थी पंचायतों को हम देखें, मुगल काल में भी थी, प्राचीन काल में भी जो है गांव के अंदर कस्बे वगैरह में लोग आपस में इकट्ठे होकर अपना सलाह मशवरा करके अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। तो उन्हीं को 73वें संशोधन के द्वारा क्या किया, एक जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और एक संवैधानिक रूप प्रदान कर दिया गया। जो पंचायतें पहले थी मतलब जिनके संदर्भ में उनके नियम को लेके या उनके चुनाव को लेके, सदस्यों के अधिकारों को लेके या उनकी जो संसाधनों की व्यवस्था है उसके संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं था, कोई मतलब पर्टिकुलर प्रावधान नहीं किया गया था। वो 73वें संशोधन के पश्चात क्या हुआ, उसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और अब पंचायत के चुनाव से लेकर उसको प्रोवाइड की जाने वाली जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह हैं या उनके चुनाव के अंदर किन संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा या उनका चुनाव कैसे किया जाएगा, कितने समय अवधि के अंदर किया जाएगा, उसके मेंबर कौन कौन बन सकते हैं, अगर उसका मेंबर बन गया तो आप उसको एक रीजनेबल जो ग्राउंड है उसके आधार पर आप उसको हटा सकते हो। और मतलब इन सब के बारे में इन्होंने क्या किया, एक नियम बना दिए, पर्टिकुलर जो है रूल रेगुलेशन बन गए कि आप किसी भी सदस्य को बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के आप उसको नहीं हटा सकते हो 73वें संशोधन के पश्चात। लेकिन 73वें संशोधन से पहले क्या था, तो देखो अभी हमने देखा था कि 1959 में नागौर जिले में राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो है पंचायत का कंसेप्ट आया। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पंचायत का कंसेप्ट आया और उसके बाद तो पूरे भारत में ही धीरे धीरे करके हर राज्य ने जो है इस कंसेप्ट को स्वीकार कर लिया और पंचायतों का गठन किया गया। अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो न्याय पहले ऊपर की तरफ होता था अब वो नीचे से ऊपर जाने लगा और ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा। मतलब कि अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई भी पॉलिसी चलाई जाती है या कोई भी ऐसा नियम बनाया जाता है तो उस पॉलिसी का जो लाभ है गांव के लोगों को भी उचित रूप से प्राप्त होने लगा। मतलब वो सारी पॉलिसी जो है निचले तबके से लेके ऊपर तक जाने लगी, ठीक है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं जाती थी, मिलता था लाभ, लेकिन अवेयरनेस लोगों को एक तो पता ही नहीं चलता था कि भाई कोई पॉलिसी चलाई गई है या उसको लागू कैसे किया जाएगा। अब ये ड्यूटी जो है पंचायत के जो सदस्य या उसके जो अध्यक्ष, प्रधान, सरपंच वगैरह उनके ऊपर एक ये कर्तव्य आरोपित कर दिया कि अगर सरकार द्वारा कोई भी पॉलिसी चलाई जाती है तो आप उसको गांव के अंदर भी लागू करोगे और उसका रिकॉर्ड भी जाने लग गई, ठीक है। उसका जो रिकॉर्ड वगैरह है वो भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता था, अगर स्टेट द्वारा चलाई गई है तो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि पंचायतों का गठन तो हो गया लेकिन एक नियमित अवधि के बाद उनके चुनाव को लेकर समस्या, काफी लंबे टाइम तक कई राज्यों में पंचायतों को लेकर चुनाव ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 के अंदर राज्य सरकार जो राज्य का कंसेप्ट बना दिया कि जो पंचायत है उसका गठन राज्य द्वारा किया जाएगा और राज्य जो है उस भौगोलिक परिस्थितियां और अन्य चीजों के अनुसार जो है उसको लागू करेंगे या उसको मेंटेन करेंगे। पंचायत का जो कंसेप्ट है उसको मेंटेन किया जाएगा। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो डीपीएसपी है आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है वो आपका कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो
और राज्य द्वारा जब भी कोई नीति बनाई जाएगी या कोई लॉ बनाया जाएगा तो राज्य द्वारा उसको ध्यान में रखा जाएगा। जो डीपीएसपी है उसको जब राज्य द्वारा डीपीएसपी में जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं कि राज्य जब कोई नीति बनाएगा या राज्य द्वारा कोई नियम कोई कानून बनाया जाएगा तो राज्य उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा। जैसे शिक्षा का अधिकार वहाँ पे दिया गया है, खाने का अधिकार वहाँ पे दिया गया है, आपको जो है मजदूरी के संदर्भ में दिया गया है, या चाइल्ड एजुकेशन के बारे में दिया गया है, तो आप उसको जाके कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। वो राज्य का विवेकाधिकार है कि राज्य समय समय पर जो है सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के आधार पर उसको जो है लागू करेगा, लेकिन आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जो है 1992 में भारतीय संविधान के अंदर संशोधन किया गया और जो पंचायत थी उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब 73वें संशोधन के बाद क्या हुआ, देखो अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का कंसेप्ट दो आधार पर था, एक सेंटर में दूसरा स्टेट में। लेकिन 73 और 74वें संशोधन के बाद क्या हुआ, ये कंसेप्ट आ गया आपका स्थानीय स्वशासन के आधार पर भी आ गया। अब जो गांव वगैरह है वहां पे भी क्या होने लगा, वहां पे भी सरकार बनने लगी, उसको बोलते हैं मिनी सरकार। जो ये कंसेप्ट है इसको बोलते हैं स्थानीय स्तर की मिनी सरकार। अब ये सरकार इन्होंने डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड किया कि एक तो गांव के अंदर बनेगी और दूसरा कहाँ बनेगी, एक तो गांव के अंदर इसको बनाया जाएगा और दूसरा जो है शहरों के अंदर इसको बनाया जाएगा। अब जो गांव के लिए सरकार बनी उसको नाम दिया गया पंचायत, और जो शहरों के लिए सरकार बनाई गई उसको नाम दिया गया नगर पालिका। ठीक है, तो पंचायत का जो कंसेप्ट है वो गांव के संदर्भ में है, और जो नगर पालिका का जो कंसेप्ट है वो आपका जो है शहरों के संदर्भ में है। तो 73वां 73 अमेंडमेंट जो है वो पंचायत को लेके आई, जिसके माध्यम से हमारा जो है संविधान के अंदर चैप्टर 9 को इंक्लूड किया गया, और इसके साथ साथ जो है शेड्यूल 11 भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, जिसमें पंचायत के कार्यों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही 74 अमेंडमेंट हुआ, जिसमें शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका को लेके आए, और जो है नगर पालिका को भी इसके अंदर एक जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब कंसेप्ट ये बना कि सेंटर में गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट लेवल पे होगी, फिर जो है आपका निचला तबका हमारा प्रशासन के अंदर भी जो है निचले तबके के अंदर भी स्थानीय स्तर पर भी जो है सरकार का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या होता था कि वहाँ के लोग, उस पंचायत क्षेत्र के लोग मिलके जो है एक सरकार का गठन करते थे, सरकार बनाते थे, और वहाँ की जो समस्याएं हैं उस एरिया की जिसमें पंचायत का गठन किया गया है, उस एरिया की समस्याओं का जो है निदान उनके द्वारा किया जाता था। और सेंटर में जितनी भी पॉलिसी वगैरह चलाई जाती थी, अब स्थानीय स्तर पर गांव के अंदर या शहरों के अंदर उसको लागू कराने की जो ड्यूटी थी वो पंचायत के सदस्यों को दे दी गई। जैसे कि ये कंसेप्ट चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कंसेप्ट चला था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में पंचायत के जो प्रधान थे, सरपंच थे या मेंबर या अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसके अंदर इसको प्रोत्साहित किया था। और इसका फ़ायदा जो है आज के टाइम में हम लोगों को देखने को भी मिलता है कि आज जो है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, अवेयरनेस मतलब लड़कियों को लेके, कि हम हर स्टेट में इस चीज़ को देख सकते हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान आप देखोगे ना, तो इस टाइम पे जो लड़कियों की जनसंख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम लोगों का जो है, ये पंचायत का जो कंसेप्ट है, इसका मेन उद्देश्य है गांव का डेवलप करना, गांव को डेवलप करना और उसकी समस्याओं का निदान करना। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की, तो हम इसका सेक्शन 11F देखते हैं। इसका जो एक्ट का जो अधिनियम है उसका जो सेक्शन है 11F, उसके अंदर क्या दे रखा है, पंचायत क्षेत्र। ठीक है, कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, पंचायत क्षेत्र में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और प्रत्येक जो पंचायत क्षेत्र है उसके लिए क्या किया जाएगा, एक पंचायत का जो है गठन किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंचायत क्षेत्र क्या होता है, किससे मिलके पंचायत क्षेत्र बनेगा, और दूसरा हमारा कंसेप्ट जो बनेगा कि पंचायत का गठन कैसे किया जाएगा। भाई पंचायत में कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, किससे मिलकर ये बनेगी, इसके मेंबर कितने होंगे। तो आप सबसे पहले एक बार सेक्शन 11F देखो। सेक्शन 11 जो F है उसके अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को ये पावर है कि वो किसी गांव के लिए, ठीक है, किसी गांव के लिए
या 2 या 2 से अधिक गांव के लिए, या तो किसी गांव के लिए, एक सिंगल गांव के लिए, या 2 या 2 से अधिक जो गांव हैं उनके लिए, उनको जो है क्या करेगी, एक पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। उस गांव को एक पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है, लेकिन उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1000 या उससे अधिक होनी चाहिए। उस एरिया को जो है पंचायत क्षेत्र घोषित कर देगी। अब ये राज्य सरकार ने जो पंचायत क्षेत्र बनाया है, इसके अंदर उसको पावर है कि इसमें से किसी गांव को सम्मिलित कर सकती है, उस गांव को उसमें से हटा सकती है, ठीक है, किसी गांव को शामिल कर सकती है, उसकी सीमाओं में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है हायर जुडिशरी के लिए, यूपी हायर के लिए। इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पंचायत क्षेत्र घोषणा करने की पावर किसको है, तो स्टेट गवर्नमेंट को है, और राज्य सरकार ही उस एरिया को जो है उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकती है किसी भी प्रकार का। तो देखो, सबसे पहले पंचायत अधिनियम पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है कि पंचायत क्षेत्र क्या होता है, पंचायत क्षेत्र को कौन डिक्लेयर करता है, कैसे उसको डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। अब सेकंड हमारा आता है कि एक तो हमने देख लिया कि पंचायत क्षेत्र, हमारा पंचायत क्षेत्र बन गया है कि एक हमें पता चल गया कि भी राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश में गांव के जो एरिया है उसके लिए पंचायत क्षेत्र डिक्लेयर करेगी। उनकी संख्या कितनी होगी, इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, इस संदर्भ में कोई कुछ नहीं बताया गया है कि उनकी संख्या कितनी होगी। अब आप सेक्शन 12 की बात करो तो सेक्शन 12 का जो खंड 1 है, सेक्शन 12 जो है उसका सब सेक्शन 1 है ए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक पंचायत होगी, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत होगी। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक पंचायत क्षेत्र, एक पंचायत का गठन किया जाएगा, ठीक है। अब पंचायत क्षेत्र हो गया, उस पंचायत क्षेत्र के लिए एक जो है पंचायत का गठन किया जाएगा। अब वो पंचायत क्षेत्र आपका एक गांव के लिए भी हो सकता है या एक से अधिक गांव को सम्मिलित करके भी बनाया जा सकता है। अब चलो, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि पंचायत क्षेत्र होगा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए जो है एक पंचायत का गठन किया जाएगा। अब ये जो पंचायत है, ये जो पंचायत क्षेत्र बना है या पंचायत का गठन किया गया, तो इसके मेंबर कौन कौन होंगे, इसमें कितने मेंबर इंक्लूड होंगे। तो देखो, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब क्लोज 1 सी, इसमें बता रखा है कि इसमें एक तो प्रधान होगा, इसके अंदर एक प्रधान होगा, और इसके अंदर पंचायत क्षेत्र की स्थिति के आधार पर, उस पंचायत क्षेत्र की स्थिति के आधार पर अन्य जो है सदस्यों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। एक प्रधान होगा और अन्य जो सदस्य हैं उनको इसके अंदर जो है शामिल किया जाएगा, जिसमें एक क्राइटेरिया दे दिया कि अगर भाई जिसकी जनसंख्या, जो पंचायत क्षेत्र है, ध्यान रखना पंचायत क्षेत्र की, पंचायत की नहीं कह रहे हैं, पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या अगर 1000 तक है, मतलब 1000 तो क्योंकि होनी चाहिए ना, सेक्शन 11F क्या कह रहा है कि पंचायत क्षेत्र उसी को डिक्लेयर किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 1000 या उससे ज्यादा होगी। तो ये तो कंसेप्ट मतलब बना हमारा 11F से कि जिसकी जनसंख्या 1000 है वहां पे 9 मेंबर होंगे, वहां पे जो है एक प्रधान और 9 सदस्य होंगे, और जिनकी जनसंख्या 1000 से ज्यादा है परंतु 2000 से कम है, 1000 से ज्यादा है लेकिन 2000 से कम है, वहां पे 11 सदस्य होंगे, और जहां पे 2000 से ज्यादा है लेकिन 3000 से कम है, वहां पे कितने मेंबर होंगे, 13 मेंबर होंगे। और अगर किसी पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 13,000 से ज्यादा है, अगर किसी पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 3000 से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे कितने मेंबर होंगे, 15 सदस्य होंगे वहां पे। तो ये तो हमारा एक गठन हो गया कि भाई प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक पंचायत क्षेत्र होगा गांव के लिए, जिसमें एक या एक से अधिक गांव जो है शामिल हो सकते हैं, और प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक जो है पंचायत का गठन किया जाएगा, और उस पंचायत के अंदर मतलब जो पंचायत का गठन किया गया है उसमें एक तो प्रधान होगा, अन्य और अदर जो है मेंबर होंगे। अब अदर मेंबर कितने होंगे, ये वहां का जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वहां पे जो जनसंख्या है, मतलब उस पंचायत क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि अगर वहां पे सिर्फ 1000 ही मेंबर, क्योंकि ये तो 11F में क्लियर हो गया कि 1000 से अगर कम है तो उसको पंचायत क्षेत्र आप वैसे भी नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, 1000 मेंबर होने चाहिए। अगर 1000 है तो 9, 1000 से ज्यादा है परंतु 2000 से कम है तो 11 मेंबर होंगे, और अगर 2000 से ज्यादा है परंतु 3000 से कम है 13 मेंबर होंगे, और अगर जो 3000 से ज्यादा है तो फिर 15 मेंबर होंगे। अब 3000 से ज्यादा चाहे 4000 5000 वो कंसेप्ट इन्होंने बंद कर दिया, 3000 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो वहां पे जो है 15 मेंबर होंगे। तो आपका क्वेश्चन प्री में उठ सकता है कि पंचायत के अंदर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं,
तो ध्यान रखना अधिकतम जो है इसके अंदर 15 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम इसके अंदर 9 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम इसके अंदर जो है 9 सदस्य हो सकते हैं। अब चलो यहाँ तक तो ये ठीक है कि आप लोगों को पंचायत का गठन के बारे में पता चल गया कि पंचायत का गठन कैसे किया जाता है और पंचायत के गठन करने के बाद उसमें जो है मेंबर कौन कौन होंगे, मतलब इसके अंदर जो है मेंबर किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, ये हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रधान है या जो पंचायत स्तर पर काम कैसे किया जाता है, इससे बाद में आएंगे कि इसके प्रधान को कैसे नियुक्त किया जाएगा या इसके जो अदर मेंबर हैं उनको कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंचायत अकॉर्डिंग टू ये पंचायत राज अधिनियम 1947 कि 2017 में इसमें जो है संशोधन किया गया है। 2017 के अंदर पंचायत राज अधिनियम के अंदर जो है एक संशोधन किया गया है जो कि 26 दिसंबर 2017 से इनफोर्स हो गया था। 26 दिसंबर 2017 को इसमें राज्यपाल की अनुमति मिली और इसको लागू कर दिया गया। इसमें जो न्याय पंचायत का कंसेप्ट था ना, न्याय पंचायत का जो इसमें कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को इसमें से हटा दिया गया है। चैप्टर 6 को इसमें से जो है अमेंड करके हटा दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी था कि जो 73वें संशोधन के पश्चात जब इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो पंचायत जो थी, जो पंचायत थी, पंचायत के जो मेंबर थे, सरपंच, प्रधान या अदर जो मेंबर थे, उनको पावर दे दी गई थी। तो इसका न्याय पंचायत का जो वर्क था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। न्याय पंचायत का जो काम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, अक्रियाशील हो गई थी ये, और अनेक जो पावर थी वो ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई थी। तो अब ये नीड नहीं लग रही थी कि हमें ग्राम पंचायत की नीड है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को निकाल दिया गया। अब पूरे एक्ट के अंदर जहाँ भी न्याय पंचायत लिखा हुआ था उन सबको अमेंड करके वहाँ से हटा दिया गया है 2017 के बाद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत अपना वर्क कैसे करती है। जो ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा इसके अंदर भी है, ग्राम सभा का डिफाइन किया हुआ है, तो वर्क कैसे करती है। तो देखो ग्राम पंचायत का सबसे पहले तो आप बेसिक देखो इसका काम क्या होता है कि जो भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत, जो भूमि इसको जो है जमींदारी अधिनियम के अंतर्गत